राजा रानी की होती है, जैसे अभी लेटेस्ट जैसे जानवरों की कहानियां होती हैं, और जैसे साइंस फिक्शन साइंस फिक्शन की कहानियां होती हैं, है ना, जिसमें साइंस फिक्शन होता है। साइंस फिक्शन समझते हो सब लोग? साइंस फिक्शन को हम शॉर्ट में बोलते हैं साईफाई। क्या बोलते हैं? हाँ बोलो बेटा। क्या चीज? आप कह रहे थे ना अपना बिस्तर भी लगा सकते हैं। हाँ हाँ तो मैं अपने दोस्त को मैंने कल ये भेजा था कि मैं फ्राइडे को देखूं। हाँ, नींद आए तो सो जाना। ठीक है, और क्वेश्चन तो मैं बीच बीच में पूछ लूंगा। ओके, सानवी को माइथोलॉजी चाहिए, ईशान को चाचा चौधरी। ओके, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तुम्हें अलर्ट रहने की जरूरत नहीं है बच्चों, तुम आराम से, मतलब ये लिखने का कुछ काम नहीं है, पेपर पेन लेकर नहीं बैठना है, ठीक है? तो तुम अपने रेस्ट पोजीशन में आ जाओ आराम से, और कहानी सुनो मजे से। और उसमें जो काम की बात होगी वो मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है? तो बच्चों, मैं 3 कहानी सुनाने वाला हूँ तुमको। तो पहली कहानी शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टोरी। कहानी है महाकंजूस। हाँ, क्या हुआ बेटा? कहानी है महाकंजूस राजा के बारे में, ठीक है? अब महाकंजूस राजा, इसका मतलब क्या हुआ? महाशब्द जब हम लगाते हैं बच्चों, शब्द जब लगा देते हैं हम, यानी जैसे होता है ना ग्रेट ग्रांड फिनाले, तो यानी कुछ बहुत बड़ा, है ना, ग्रेट ग्रांड फिनाले जैसे कुछ बहुत बड़ा। तो महाकंजूस राजा मतलब बहुत कंजूस। अब कंजूस किसको बोलते हैं हम? जो क्या करता है उसको कंजूस बोलते हैं। जो पैसे बचा बचा के रखता है, खर्च नहीं करता बिल्कुल भी, अपना एक भी पैसा खर्च नहीं होने देता, उसको हम कहते हैं कंजूस, ठीक है? और राजा तो सब जानते हैं, राजा सब जानते हैं। ओके, बुद्धसेन एक राजा था, उसका एक सेवक था सूरदास। बच्चों, सूरदास जो शब्द है हम इस्तेमाल करते हैं जिसको दिखाई नहीं देता उसके लिए, ठीक है? तो जिसको दिखाई नहीं देता उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, हाँ, सूरदास। तो सेवक का नाम सूरदास था बेटा। सूरदास वो था नहीं, मतलब वो अंधा भी था, मतलब सूरदास भी था और नाम भी सूरदास था। वह अंधा था, अंधा होने पर भी वह बुद्धिमान था और अच्छा गाता था। तुम में से कौन कौन अच्छा गाता है? युविका स्माइल कर रही है। युविका बहुत अच्छा गाती है, परी अच्छा गाती है, सारे बच्चे गाते हैं, है ना? सारे बच्चे उस्ताद हैं, गाना तो सबको आता है ना? अनीश को भी आता ही होगा, अनीश को नींद आ रही है ऐसा लग रहा है। हाँ, मैं सबसे गंदा गाती हूँ। अच्छा ठीक है, कभी तुम्हारा सबका गाना सुनेंगे। तो जवाब बताओ, सवाल, पहला सवाल, कौन अच्छा गाता था, राजा की सूरदास? हाँ, सूरदास अच्छा गाता था। ओके, उसकी सूझबूझ बहुत अच्छी थी, राजा सूरदास को बहुत मानता था, यानी उसकी हर बात मानता था, उसको बहुत अच्छा व्यक्ति मानता था। कारण था, भाई कोई किसी को मानता है तो उसका कुछ ना कुछ कारण तो होना चाहिए। तो कारण था उसकी चतुराई एवं वस्तुओं की परख, यानी वो सब जानता था। अब सब जानता था तो राजा को तो जरूरत पड़ेगी ना कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसकी मदद करे, जो काफी कुछ जानता हो। ऐसे लोगों की हमारे समाज में बहुत जरूरत होती है जो हुनरमंद होते हैं। हुनरमंद मीन्स स्किलफुल। एक तो होते हैं वो लोग जो डम्ब होते हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आता। एक होते हैं हुनरमंद लोग जो स्किलफुल होते हैं। तो चतुर था, वस्तुओं की परख थी, इसलिए राजा उसको बहुत मानता था। एक बार राजा के दरबार में एक मोती बेचने वाला व्यापारी उपस्थित हुआ, यानी कोई
व्यापारी आया जिसको मोती बेचने थे, उसने राजा के सामने मोतियों को रख दिया। तो मोतियों की सुंदरता को देखकर राजा ही नहीं दरबारी भी खुश हो गए, क्योंकि मोती बहुत सुंदर थे। तो तुम जानते हो ना मोती कहाँ बनता है बच्चों? बताओ मोती कहाँ बनता है? वीडियो ऑफ कर सकते हो तुम, अपने वीडियो ऑफ कर दो, खाली आवाज सुनो आराम से, रिलैक्स होके आंख बंद करके सुनो, बस ऑडियो चालू रहने दो अगर आसपास कोई आवाज नहीं हो रही है तो। मोती बनता है बच्चों सीप में। सीप जानते हो? सीपी, शंख, जो हमें समुद्र के किनारे रेत में मिलते हैं। हाँ, मोती सीप में बनता है और आर्टिफिशियली भी हम बनाते हैं। पर राजा के मन में संदेह बना रहा कि कहीं ये मोती नकली ना हो। असली मोती बहुत कीमती होता है बच्चों, और नकली मोती जो है उसकी कीमत कम होती है। इसलिए राजा के आदेश से जौहरी बुलाए गए। जौहरी किसको बोलते हैं? गोल्डस्मिथ, जो हीरे, पन्ने, जवाहरात, मोती इनकी परख करता है, उनकी जांच करता है, उनको चेक करके पता लगाता है, तो उसको कहते हैं जौहरी। जौहरी ने उन्हें असली बतलाया। तो जौहरी ने जब जांच की तो उसने पाया कि मोती असली हैं। इसके बाद राजा ने अपने विश्वस्त सेवक सूरदास को बुलाया और उसके हाथ पर मोतियों को रख दिया। इस पर सूरदास ने तुरंत कहा, महाराज मोती अच्छे नहीं हैं, कुछ ही दिनों में बर्बाद हो जाएंगे। यदि मेरी बात पर विश्वास न हो तो आप इसकी परीक्षा स्वयं कर लें। आप इन मोतियों को कुछ दिनों के लिए पानी में छोड़ दें तो ये स्वयं ही फूट जाएंगे। सूरदास ने मोतियों को परख कर बताया। हालांकि तुम्हें पता है सूरदास देख नहीं पाता था, फिर भी उसने बता दिया कि इन मोतियों को अगर पानी में रखेंगे तो कुछ देर में ही फूट जाएंगे। मोतियों की परीक्षा के लिए राजा ने एक कटोरा पानी मंगवाया, उसमें मोतियों को डलवा कर अपनी अलमारी में रखवा दिया। एक सप्ताह बाद राजा ने मोतियों से भरे कटोरे को दरबारियों के बीच मंगवाया और उसे देखना शुरू किया। राजा ने देखा कि वो सब मोती अपने आप फूट गए थे, यानी सूरदास की बात सही निकली, मोती फूट गए थे। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने सूरदास को दरबारियों के बीच बुलाकर पूछा, इन मोतियों की परीक्षा हमारे नगर के मान्य यानी जाने माने जौहरी न कर सके, पर तुम इनके बारे में कैसे जान गए? तुमको कैसे पता चल गया? सूरदास से पूछा कि पानी में रखने से ये फूट जाएंगे। तो सूरदास ने कहा, राजन, जब आपने मेरे हाथ पर मोती रखे तब मैं मोतियों के वजन से जान गया था कि वे मोती नकली हैं, क्योंकि जो असली मोती में वजन होता है और जो नकली मोती में वजन होता है बच्चों, वो अलग अलग होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि स्वाति नक्षत्र में वर्षा होने से ही मोतियों का जन्म होता है। तो ऐसा माना जाता है स्वाति नक्षत्र में वर्षा होगी तो फिर वो बूंद जो पानी की जाएगी सीपी के अंदर, वो मोती बन जाएगी। यदि इस नक्षत्र के पूर्व वर्षा न हुई हो तो आकाश में धूल के कण छा जाते हैं। जब स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है तब जल की बूंदों के साथ धूल के कण मिल जाते हैं, जिससे जिन मोतियों का जन्म होता है वो खराब होते हैं और पानी में रखने से फूट जाते हैं। तो ऐसा था बच्चों, इसलिए वो नकली मोती कहलाया। सूरदास की बात सुनकर राजा ने खुश होकर, प्रसन्न मतलब खुश होना, उसके वेतन में, वेतन यानी उसकी सैलरी, पेमेंट में 1 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। बच्चों उस समय 1 रुपया भी बहुत बड़ी बात होता था, है ना? तो 1 रुपया उसका बढ़ गया। एक सप्ताह बाद राजा के दरबार में एक घोड़े का सौदागर हाजिर हुआ। सौदागर यानी व्यापारी, जो घोड़ा बेचता है, खरीदता है, उसको क्या बोलते हैं? जो भी कुछ बेचता है खरीदता है उसको बोलते हैं सौदागर। तो घोड़े का सौदागर हाजिर हुआ, उसके पास एक सुंदर घोड़ा था। बच्चों इस कहानी को सुनना, फिर मैं पूछूंगा इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, या हम तो ये पूछूंगा, है ना? तो राजा ने घोड़े की परीक्षा के लिए घोड़े के अफसर को बुलवाया। घोड़े की जांच के लिए जो घोड़े संभालते थे, घोड़ों को देखते थे राजा के यहाँ अस्तबल में, अस्तबल उस जगह को बोलते हैं जहाँ घोड़े को रखते हैं। तो उस अफसर को बुलवाया। अफसर ने आते ही घोड़े का सिर, पीठ, पूंछ आदि अंगों को देखकर कहा कि घोड़े में कोई खराबी नहीं है, ये खरीदा जा सकता है। उसने चेक करके ओके कर दिया। इस पर राजा ने 1000 रुपए में उस घोड़े को खरीद लिया।
और सौदागर चलता बना। जो व्यापारी बेचने आया था वो बेचकर गया, लेकिन घोड़े पर चढ़ने से पहले राजा को अपने सेवक सूरदास की याद आई, क्योंकि राजा को पता था वो पारखी है, क्योंकि वो चीजों को परखने में माहिर था। इसलिए राजा ने घोड़े की परीक्षण करवा लेने का निश्चय किया। तो राजा ने सोचा क्यों ना एक बार सूरदास से पूछ लिया जाए। राजा ने सूरदास को बुलवा भेजा। बुलावा आते ही सूरदास राजा के सामने हाजिर हुआ। उसके आते ही राजा ने हंसते हुए कहा, सूरदास, हमने एक घोड़ा खरीदा है, जरा इसकी भी परीक्षा कर लो। तो राजा का आदेश पाते ही सूरदास घोड़े के सभी अंगों पर हाथ फेरने लगा, पर जो ही, अब उसको दिखता तो था नहीं, तो उसने टच करके पहचान करने की कोशिश की, पर जो ही उसका हाथ घोड़े के नथुनों पर पड़ा। नथुने किसको बोलते हैं बच्चों? नहीं नहीं, नथुने, नाक, नाक, ये नाक में 2 छेद है ना, इनको बोलते हैं नथुने। गाय, बैल, भैंस, इसमें तुमने देखा होगा रस्सी बंधी रहती है, उनके नाक में से होकर रस्सी को पिरोया जाता है, तो उसको बोलते हैं बेटा नथुने। वो बोल उठा, राजन, ये घोड़ा अच्छा नहीं है, आप इसकी सवारी ना करें, क्योंकि एक ना एक दिन यह घोड़ा आपको नदी या तालाब में डुबो देगा। अब सोचो सूरदास को कैसे पता चला होगा। सूरदास की बात ने राजा के मन में संदेह उत्पन्न कर दिया। संदेह यानी शक, यानी सस्पिशन। उसने कुशल घुड़सवार को आदेश दिया कि इस घोड़े का नदी या तालाब में परीक्षण करें, यानी घोड़े को नदी या तालाब में छोड़ें, देखते हैं डुबोता है क्या सवार को। घुड़सवार घोड़े की पीठ पर बैठकर उसको बहुत दूर ले गया। रास्ते में एक नदी मिली, उसके पार ले जाने के लिए उसने घोड़े को नदी में उतारा। इस बीच नदी में घोड़ा पांव ऊपर कर गोते लगाने लगा। घुड़सवार गिर पड़ा और नदी में डूबकर मर गया। घुड़सवार की मृत्यु का समाचार राजा के पास पहुंचा। घुड़सवार मतलब हॉर्स राइडर, हॉर्स राइडर जो घोड़े पर सवार। देखो शब्दों को सुनोगे ध्यान से, तोड़कर समझोगे, समझ में आ जाएगा। गुड़ यहाँ पर घोड़े के लिए आया है, और सवार यानी घोड़े पर बैठने वाला, तो हॉर्स राइडर। हम इसको बच्चों जॉकी भी कहते हैं। जॉकी के हम पहनते ना वो कपड़े, तो JOCKEY सेम स्पेलिंग है, जॉकी यानी घुड़सवार। उसने सूरदास को बुलाकर पूछा, तुमने यह कैसे जाना कि यह घोड़ा सवार को पानी में डुबो देगा? अब वही बात आ गई, सूरदास को कैसे पता चला भाई? राजा जानना चाहता था। हाथ जोड़कर सूरदास ने कहा, महाराज, घोड़े की परीक्षा करते समय जब मेरा हाथ उसके नथुनों पर पड़ा तो पाया कि घोड़े के नथुने बहुत मोटे खुले हुए थे। गौर से सुनना बच्चों, नथुने, नाक खुली हुई, मोटे खुले हुए। घोड़े के नथुने प्राय तंग होते हैं, तंग होते हैं यानी सकड़े, नैरो, नैरो होते हैं। और कैसे थे? वाइड। तुम भी गौर से देखना, सबकी नाक है ना, आपस में एक दूसरे की भी नाक देख लेना, कांच में अपनी खुद की नाक भी देख लेना, सबकी नाक देखना। नाक की बनावट से तुम्हें पता चल जाएगा बच्चों, किसको जुकाम रहता है, किसको प्रॉब्लम आती है सांस लेने में, सब पता चल जाएगा। नाक फूली हुई रहती है या नाक सही है, ये नाक के शेप से पता चल जाता है। ठीक है, तो जब हाथ उसके नथुनों पर पड़ा तो पाया कि नथुने बहुत मोटे खुले हुए थे। घोड़े के नथुने प्राय तंग होते हैं और वो इतने संकुचित हो जाते हैं कि उनमें पानी नहीं जा सकता, पर इसके नथुने तो भैंस के समान थे। भैंस देखी ना बच्चों सबने, और भैंस की नाक देखना अगली बार जब भैंस देखोगे ध्यान से उसकी नाक देखना कितनी बड़ी होती है, क्योंकि इसने अवश्य ही भैंस का दूध पिया होगा। अब क्या होता है बच्चों, जिसके संपर्क में हम आते हैं हमारे गुण वैसे होते जाते हैं। जैसा हम नाम रखते हैं, जिनके संपर्क में हम आते हैं, संपर्क में आते हैं मतलब जिनसे बातचीत होती है हमारी, जिनके साथ हम रहते हैं, हमारे गुण थोड़े बहुत वैसे होते जाते हैं। तो अवश्य इसने भैंस का दूध पिया होगा। यह जानकर राजा ने घोड़े के सौदागर को बुलाकर पूछा, तो मालूम हुआ कि घोड़े के जन्म होते ही उसकी मां मर गई थी, इसलिए वह भैंस के दूध पर पाला गया था। यानी सूरदास का जो डिटेक्शन था, उसने जो ऑब्जर्व करके, इसको हिंदी में कहते हैं प्रेक्षण लेना, ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण, जो ऑब्जर्व किया था उसका ऑब्जर्वेशन करेक्ट था। सौदागर के मुख से यह बात सुनकर सभी लोग सूरदास की प्रशंसा करने लगे।
राजा ने भी प्रसन्न होकर उसके वेतन में 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। अब देखो, पहले उसने 1 रुपया बढ़ाया था, जबकि घोड़ा उसने 1000 रुपए देकर खरीदा था, और अब कितने बढ़ा दिए? 2 रुपए बढ़ा दिए। तो हुआ कंजूस। राजा कितना कंजूस था देखो, खाली 2 रुपए बढ़ाए। एक दिन सूरदास राजा का पांव दबा रहा था। एकाएक, मतलब उसकी सेवा कर रहा था राजा की, एकाएक राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने उससे अनेक बातों की परीक्षा करवाई है, लेकिन अपने संबंध में कुछ नहीं पूछा। राजा ने सोचा कि मेरे बारे में तो मैंने कभी पूछा नहीं सूरदास से। इस विचार के आते ही राजा ने सूरदास से पूछा, अच्छा, आज तो यह बतलाओ कि मैं किसका लड़का हूं? प्रश्न सुनकर सूरदास मौन रहा। राजा ने उसे जवाब देने को कहा। इस पर सूरदास ने कहा, क्षमा करें तो सही सही उत्तर दूं। भाई, राजा अगर नाराज हो जाए तो सजा दे सकता है। तो सूरदास डर के मारे बोला कि पहले क्षमा करें तो मैं सही सही जवाब दूं। पर ये सो जाओ, कोई बात नहीं, उबासी आ रही, सो जाओ। राजा ने उसे निसंकोच होकर जवाब देने को कहा। इस पर सूरदास ने कहा, महाराज, आप किसी कंजूस के पुत्र हैं। सूरदास की सब बातें अभी तक सच निकली थी, इसलिए यह भी सच होगी, ऐसा सोचकर राजा उठा और सीधा अपनी माँ के पास गया। बहुत लंबे अरसे के बाद अपने पुत्र को देखकर माँ अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने आशीष देते हुए कहा, आशीष यानी आशीर्वाद। आज कैसे आना हुआ? ये पूछा माँ ने। माँ, मैं एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ। अच्छा, बोलो तो सही, मैं अवश्य तुम्हारे काम में मदद करूंगी, माता जी ने कहा। माँ, मुझसे कोई बात छिपाओगी तो नहीं? राजा ने कहा। माँ बोल उठी, बेटे, वह कौन सी बात है जिसे मैं तुमसे छिपाऊंगी? मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो, तुम्ही को देखकर मैं जीवित हूं। स्नेहपूर्ण वचन सुनकर राजा ने पूछा, माँ, मैं किसका पुत्र हूं? प्रश्न सुनकर माँ हतप्रभ हो गई, पर शांत भाव से बोली, ये सवाल ही बेतुका है, तुम तो मेरे पुत्र हो, यह तो सारी दुनिया जानती है, इसीलिए तो मैं गद्दी पर बैठा हूं। पर सच सच बतलाने का कष्ट करो कि मेरे पिता कौन हैं। यदि तुमने सच सच नहीं बतलाया तो मैं अपना मस्तक काटकर तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूंगा। यानी राजा ने बहुत बड़ी बात कह दी। माँ पुत्र के स्वभाव से परिचित थी। हाँ बेटा। मस्तक क्या होता है? मस्तक यानी चेहरा, ये सिर, गर्दन से यहां से काट दें तो ये मस्तक, वैसे इसको बोलते हैं फोरहेड, तो वो पूरा सिर ही काटने की बात कर रहा था, मस्तक इसको भी बोलते हैं। इसलिए उन्होंने सच सच कहना ही अच्छा समझा। उन्होंने राजा को अपने निकट बैठाकर कहा, बेटा, सच तो यह है कि मुझसे जो संतान होती थी वह जन्म लेने के बाद मर जाती थी। एक बार फिर मैंने पुत्र को जन्म दिया, पर वह भी ना बचा, तो मेरे शोक की सीमा न रही, यानी बहुत दुख हुआ। शोक यानी दुख। मेरे एक दासी ने कहा कि पड़ोस में एक के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ है और 3-4 हजार रुपए देकर उस बालक को ले आती हूँ। मैंने उसकी योजना पसंद की और हामी भर दी, तो रानी तैयार हो गई 3-4 हजार रुपए में उस बच्चे को खरीदने के लिए। दासी उसके यहाँ गई और रुपए देकर पुत्र को ले आई। मात्र स्वभाव मेरे अंदर था ही मैंने उस बालक को अपनी छाती से लगा लिया। तब राजा को पुत्र उत्पन्न होने की खबर दी गई। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और 1 महीने तक पूरे राज्य में उत्सव हुआ। इस तरह तुम मेरे पुत्र हुए। तो रानी ने बताया, इस तरह से तुम्हें गोद लिया था। अच्छा माँ, एक बात बताओ, क्या वह व्यक्ति बहुत कंजूस था? तो राजा ने पूछा कि भाई, मैंने जहाँ जन्म लिया था तो मेरे जो पिता थे, क्या वो कंजूस थे? यह बात मुझे बाद में पता लगी। दासी ने एक बार मुझे अवश्य बताया था कि वह बहुत कंजूस था, किंतु तुम तो राजघराने में पले राजपुत्र होकर अब राजा बन गए हो। माँ के मुख से सच्ची बात सुनकर बुद्धसेन बहुत प्रसन्न हुआ और उसके चरणों में गिर पड़ा। तो सूरदास की अभी तक एक भी बात गलत नहीं निकली थी बच्चों, यानी राजा कंजूस था। माँ ने उसे अपने गले लगा लिया। माँ से आज्ञा लेकर वह राजसभा में आया और सूरदास को बुला भेजा। तो सूरदास को बुलाया। सूरदास के आने पर राजा ने उससे पूछा, तुमको कैसे मालूम हुआ कि मैं किसी कंजूस का पुत्र हूं? क्योंकि अभी तक सब पूछ रहा था ना सूरदास से, कैसे मालूम हुआ? सबसे पहले क्या पूछा था सूरदास से कि मोती नकली हैं, कैसे पता चला? ऐसे ही बच्चों हम सोने के गहनों की परख कर सकते हैं। जो फिजिक्स तुम सीखोगे उसमें तुम सीखोगे कि सोने के जो गहने हैं उसमें मिलावट कितनी है, मिलावट है या नहीं है, इसका तरीका वो तुम सीखोगे जांचने का, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड है।
फिर दूसरा उसने सूरदास ने क्या बताया कि वो घोड़ा जो है डुबो देगा क्योंकि उसके नथुने फूले हुए थे। तीसरा उसने बताया कि राजा जो है उसका पिता कंजूस था, ये बताया। तो हाथ जोड़कर सूरदास ने कहा, महाराज प्रत्येक व्यक्ति में अपने कुल का एक संस्कार होता है और उसी के अनुरूप उसका व्यवहार भी होता है। आपका मेरे प्रति जो व्यवहार रहा है वह कंजूसों के समान है, 1 रुपए बढ़ाना, 2 रुपए बढ़ाना। मैंने जब भी आपके प्रश्नों का सही जवाब दिया तब तब आपने मेरे वेतन में 1 रुपए 2 रुपए की बढ़ोतरी की। यह सब व्यवहार कंजूसों का ही होता है। राजपुत्र कभी भी 1-2 रुपए का इनाम नहीं देते हैं, वो लाखों करोड़ों का इनाम देते हैं। फिर पुराने राजा साहब बहुत उदार हृदय के थे। सूरदास के जवाब से बुद्धसेन अत्यंत प्रसन्न हुआ और गद्दी से उतरकर उसके निकट आया। निकट आते ही उसने सूरदास को गले लगा लिया और राजसभा में घोषणा की, आज से सूरदास मेरा सेवक ही नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई है। सभी दरबारी राजा बुद्धसेन की जय जयकार करने लगे। तो बच्चों ये कहानी पूरी होती है हमारी पहली, जो राजा पर आधारित थी। और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, कौन बताएगा? जो जो जाग रहे हैं वो बता दो, जो सो गए वो कोई बात नहीं। तो जो भी तुम्हारे समझ में आ रहा है एक एक करके, एक बार में एक जना बोलेगा। मैं बता दूं। ओके, सबसे पहले परी बताएगी, उसके बाद रिद्धि बताएगी। पहले परी बोलो, परी जोर से बोलो। कंजूसी कभी नहीं करनी चाहिए, कंजूसी बुरी बला है। अच्छा, और मेरे को एक और क्वेश्चन है इसमें कि इसमें जैसी करनी वैसी बननी क्या सीखता है क्या? अच्छा देखो बेटा, कंजूसी नहीं करनी चाहिए या बुरी बला है, ये अगर तुमने इसमें सीखा है तो बताओ मुझे कि कंजूसी से उसको क्या नुकसान हुआ? राजा को कुछ नुकसान हुआ क्या? कंजूसी करने से राजा को कोई नुकसान हुआ क्या? तो मेरे को नहीं लगता कि ये परफेक्ट मैच है। बाकी ठीक है, तुमने बहुत अच्छा सोचा। हम और डिस्कस करते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं। तो अब और जो बच्चों ने सोचा है वो भी सुनते हैं हम। हाँ बोलो रिद्धि। कंजूस नहीं होना चाहिए कभी भी। अच्छा ठीक है, ये परी ने बताया अभी थोड़ी देर पहले, कंजूस नहीं होना चाहिए। और अच्छा तुम पहले से ये कह रहे थे, ठीक है ओके। तो हाँ बताओ भाई, तुम बता लो राघव। सारे जवाब पहले सोच कर देने चाहिए समझदारी से। अच्छा युविका तुम बोलो बेटा। कंजूसी नहीं होनी चाहिए और हमारी प्रेरणा अच्छी होनी चाहिए। हमारी ऑब्जर्वेशन। वेरी गुड वेरी गुड। सानवी तुम बोलो बेटा। सेम कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अच्छा ईशान बेटा तुम बताओ, क्या लगता है तुमको? नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। वेरी गुड। अनीश जाग रहे हो तो बता दो बेटा। एक मिनट रिद्धि, अभी अनीश का नंबर है। अनीश बोलो बेटा। चीजों का ज्ञान रखना चाहिए और हमारा ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना चाहिए। वेरी गुड। हाँ बोलो रिद्धि, क्या बोलना है तुमको? अगर हम फ्लाइट है तो उसका कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, मुझे जो समझ में आता है भाई, ठीक है तुमने सबने सही सही सोचा, अच्छा सोचा, वेरी गुड। एक और बताऊं? हाँ बोलो बेटा। कहने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अच्छा ठीक है तो था मेरा भी। ओके। मुझे जो लगता है, ठीक है तुमने सबने बहुत अच्छा सोचा, काफ़ी सटीक। मुझे जो लगता है वो ये लगता है बच्चों कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो अगर स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है इस कहानी में मेन हीरो जो है राजा नहीं था, मेन हीरो सूरदास था। और सूरदास जो बहुत चतुर था, समझदार था। तो ऐसे सिचुएशन में चतुर और समझदार होने के लिए, यानी स्किलफुल होने के लिए, जरूरत इस बात की है कि हमारा ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो, सटीक हो। यानी हम अपने आसपास सराउंडिंग्स को इतना सटीकता से ऑब्जर्व करें कि हम बिल्कुल सही सही निष्कर्ष निकाल पाएं। तो
अगली कहानी में सुना रहा हूं बच्चों, नेक्स्ट स्टोरी। कछुआ गाना गाए, घर का खर्च चलाए। सो हेडिंग ऑफ द स्टोरी इज कछुआ गाना गाए, घर का खर्च चलाए। सो हम देखते हैं कि ये हेडिंग कितना सार्थक है ना, कितना मीनिंगफुल है इस कहानी के लिए। अब तुम कहानी सुनो। जापान के किसी गांव में दो भाई रहते थे। अच्छा, अद्विका है क्या अभी? अद्विका कहानी सुन रही थी क्या? नहीं अद्विका? ओके। जापान के किसी गांव में, वो चुटकुला है ना, चुटकुला सुना ना, जापान ले आ, है ना बच्चों? मैंने घर की मैंने घर की छत पे पान के पेड़ लगा रखे हैं, दो नहीं 3 कर दिए अब तो मैंने, तीन पेड़ है मेरे पास। पिकाचू भी खाता है पान। पान के 3 पेड़ लगा रखे हैं, है ना? हम क्या कर सकते हैं, घर पे ही पान बना सकते हैं। पान का पत्ता लो, उसमें सौंफ डालो, गुलकंद डालो, खा जाओ, खाना खाने के बाद फायदा करता है। ओके। जापान के किसी गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई बड़ा मेहनती था, सारा दिन खेतों में काम करता और सबके साथ भलाई करता और नम्रता से पेश आता। हमें भी नम्रता से पेश आना चाहिए। नम्रता पढ़ती है क्या तुम्हारी क्लास में? नहीं नहीं। नम्रता यानी, नम्रता का मतलब हम्बली है ना, हम्बलनेस, हम्बली। तो नम्रता से पेश आता। उसकी माँ बीमार थी और उसके इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए वह और भी अधिक मेहनत कर रहा था। सुबह सवेरे उठना और उठते ही काम शुरू कर देना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन वह प्रतिदिन सुबह सवेरे उठता, मुस्कुराते हुए अपनी बीमार माँ को प्रणाम करता और फिर काम पर चला जाता। शाम को वह इतना थक जाता था कि बहुत ही मुश्किल से घर पहुंचता, किंतु इतना थका होने पर भी वह अपनी बीमार माँ को खाना खिलाता और जब वह आराम से सो जाती तब अपने बिस्तर पर लेटता, यानी बहुत मेहनत करता। दूसरा भाई जो था उसके बिल्कुल उलट था, उल्टा उसके। वह बहुत बुरा, सुस्त, आलसी था। काम करने की बजाय सारा दिन या तो घास पर लेटा रहता था या फूल तोड़ता रहता था। वह कभी किसी के साथ भलाई नहीं करता, वह सबसे गंदी तरीके से बात करता था, नम्रता से पेश नहीं आता था और न ही किसी के साथ नम्रता से पेश आता। काम करना तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह काम को हाथ भी नहीं लगाता था। जब उसे पैसों की जरूरत पड़ती तो माँ के पास जाता और उसके पास जो पैसे होते वो ले जाता। इस पर भी उसको तसल्ली नहीं होती थी और माँ से शिकायत करता रहता था कि तुम मुझे खर्च करने के लिए पैसे नहीं देती हो और दूसरे भाई को तो देती हो, ऐसे बोलता था, जबकि दूसरा भाई तो मानता ही नहीं था। परिवार दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा था। मेहनती भाई काम करके जो पैसा कमाता वो सब उसका आलसी भाई मौज मस्ती में खर्च कर डालता। एक दिन अच्छे भाई ने कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और अपनी माँ से कहने लगा, माँ मैं ये लकड़ियां बेचने के लिए शहर जा रहा हूँ। बच्चों पहले के टाइम में ये भी एक व्यापार होता था, आज के टाइम में तो नहीं रहा ये काफी। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां चाहिए होती थी, तो लकड़ियां भी बेचकर गुजारा चलता था। शायद इस तरह कुछ पैसे मिल जाएं। घर में रात को खाने के लिए कुछ नहीं है। बच्चों हमारी स्थिति तो बहुत अच्छी है, पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास जो है गुजारा चलाने के लायक भी पैसे नहीं होते हैं। वो रोज कमाते हैं और उसी से उनका खाना बनता है शाम को। माँ ने कहा, जाओ बेटे, मुझे विश्वास है कि ये लकड़ियां बिक जाएंगी, लेकिन बेटे ईश्वर के लिए इतनी मेहनत न किया करो, वरना तुम भी मेरी तरह बीमार पड़ जाओगे। आलसी भाई जो बड़े मजे से अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था कुछ न बोला। मेहनती भाई ने लकड़ियों का गट्ठा पीठ पर उठाया और शहर की ओर चल दिया। सारा दिन वह शहर में घूमता फिरा, लेकिन किसी ने उसकी लकड़ियां न खरीदी। वह बड़ा दुखी हुआ और निराश होकर लकड़ियों का गट्ठा लेकर वापस घर की ओर चल दिया। वह दिल में सोच रहा था कि घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, अब क्या होगा, माँ के लिए खाना कहाँ से आएगा। वह लकड़ियों का भारी गट्ठा उठाए जंगल से गुजर रहा था। अब लकड़ियां उसे बहुत भारी लग रही थी। आखिर चलते चलते वह उस छोटे से तालाब के किनारे पहुंचा जहां वह बैठकर दोपहर का खाना खाया करता था। उसने लकड़ियों का गट्ठा उतारकर एक पेड़ के नीचे रख दिया और स्वयं स्वयं यानी खुद तालाब के किनारे बैठकर रोने लगा, क्योंकि परेशान हो गया था, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करे। अचानक उसने एक आवाज सुनी, अरे भाई क्यों रो रहे हो? मेहनती भाई ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया।
आखिर उसने कहा, तुम कौन हो और कहाँ हो? तुम्हारे कदमों में जरा नीचे की तरफ तो देखो। उसने नीचे देखा तो चकित रह गया। तालाब के किनारे पर एक कछुआ बैठा हुआ था। टॉर्टोइस, कछुआ यानी टॉर्टोइस। और मेल कछुए को क्या बोलते हैं? टर्टल। उसने पूछा, क्या तुमने कुछ कहा था? कछुए ने उत्तर दिया, हाँ, यहाँ मेरे सिवा और कौन है? मेहनती युवक ने कहा, कछुए तो बातें नहीं किया करते। कछुआ बोला, मैं बोलना ही नहीं गाना भी जानता हूँ। कछुआ बोला, मुझे गाना बहुत प्रिय है। प्रिय है मतलब अच्छा लगता है, मजा आता है गाना गाने। गाना? युवक ये सुनकर चकित रह गया। कछुए ने कहा, हाँ, लेकिन तुम किसी मुसीबत में हो शायद, इसलिए यहाँ बैठे रो रहे हो। उस मेहनती भाई ने कछुए को अपनी दुख भरी कहानी कह सुनाई। कछुआ सुनकर बोला, तुमने अक्सर मुझे खाना खिलाया है, अब मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। मेहनती भाई ने हैरान होकर कहा, मैंने तुम्हें कब खाना खिलाया था? कछुए ने कहा, इसी जगह बैठकर तुम अपना दोपहर का खाना खाते हो। तुम्हारे खाने के बचे खुचे टुकड़े मैं खाया करता था। अब तक तुमने मेरा पेट भरा है, अब मैं तुम्हारा पेट भरूंगा। बच्चों, एक बार हमने भी कछुआ पाला था, और कछुआ क्या खा लेता है? सब्जी के टुकड़े खा लेता है, खीरा, लौकी। जब हम सब्जी बनाते हैं तो उसके जो कटे हुए टुकड़े होते हैं, बचे होते हैं, वो सब कछुआ खा लेता है। मेहनती भाई ने कहा, क्या तुम्हारा मतलब यह है कि मैं तुम्हें खा जाऊं? ना भाई ना, तुम्हारी इतनी प्रेम भरी मीठी बातों के बाद तो मैं तुम्हें खाने का ख्याल भी नहीं कर सकता। कछुए ने कहा, सुनो भाई, मुझे खाने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे अपने साथ शहर ले चलो, मैं लोगों को गीत सुनाऊंगा, लोग खुश होकर तुम्हें पैसे देंगे। यह सुनकर मेहनती भाई सोच में पड़ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह कछुआ गीत भी गा सकता है। उसने कहा, नन्हे कछुए, क्या तुम सचमुच गीत गा सकते हो? शायद तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं, कछुआ बोला। लो सुनो, मैं तुम्हें गाकर सुनाता हूँ। यह कहकर कछुए ने गाना शुरू कर दिया। उसका गाना बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन उसे गाते देखकर मेहनती भाई को आश्चर्य बहुत हुआ। मेहनती भाई ने खुश होकर कछुए को उठा लिया और वापस शहर की तरफ चल दिया। शहर के लोगों ने जब कछुए को गीत गाते सुना तो हैरान रह गए। लोगों ने कभी किसी कछुए को गीत गाते नहीं सुना था। जब कछुआ उन्हें कई गीत सुना चुका था। देखो बच्चों, तोता तो गीत गा लेता है, तोता गाना गा लेता है ना? तोते को ट्रेनिंग दे सकते हैं हम, तोता गाना गा सकता है। कोयल गीत सुनाती है ना? कोयल भी गा सकती है। पर कछुआ, उसको तो किसी ने भी नहीं सुना। तो उन्होंने पैसों की बारिश कर दी। देखते ही देखते मेहनती भाई के पास बहुत से पैसे जमा हो गए। मेहनती भाई ने पैसों को अपनी जेब में डाला, खाने पीने का सामान खरीदा और कछुए को बगल में दबाकर वापस घर की तरफ चल दिया। माँ ने जब खाने पीने की चीजें देखी तो बहुत खुश हुई, और जब उसने मेहनती बेटे से उसकी कहानी सुनी तो उसे और भी ज्यादा खुशी हुई। इतने में आलसी भाई भी अंदर आ गया। कछुए की कहानी उसने भी सुन ली थी। वह मेहनती भाई से कहने लगा, तुमने बहुत थोड़े पैसे कमाए हैं, ये कछुआ मुझे दो, मैं इतने ढेर सारे रुपए कमा के लाऊंगा कि हैरान रह जाओगे। मेहनती भाई ने उत्तर दिया, नहीं, तुम इसे लेकर भाग जाओगे, मैं तुम्हें कछुआ नहीं दे सकता हूँ। यह सुनकर आलसी भाई को गुस्सा आ गया। उसने मेहनती भाई से कछुआ छीन लिया और लेकर शहर की तरफ चल दिया। कछुए को देखते ही लोग जमा हो गए। आलसी भाई ने पहले तो सब लोगों से पैसे इकट्ठे किए, फिर कछुए को अपने हाथों में लेकर उसे हुक्म दिया, गाओ। कछुआ खामोश रहा। आलसी भाई ने गुस्से में आकर कछुए की दुम पकड़ ली और चीख कर कहा, गाओ। लेकिन कछुए ने अब भी कोई आवाज न निकाली। इस पर आलसी भाई ने कछुए को मारना शुरू कर दिया। लेकिन उस मार से कछुए का क्या बिगड़ सकता था? तुम्हें पता है ना, कछुआ तो अपने खोल के अंदर घुस जाए तो कोई भी उसका बाल बाका नहीं, शार्क भी उसको नहीं खोल को चबा। खोल जो है बहुत कड़क होता है। बच्चों, पुराने टाइम में ढाल बनाने के लिए कछुए का खोल इस्तेमाल करते थे। ढाल जो तलवारबाजी होती है, तलवार से जो लड़ाई होती है, उसमें बचने के लिए जो शील्ड होती है, कैप्टन अमेरिका के पास एक शील्ड है, वैसे ही हमारे महाराणा प्रताप, उनके पास भी एक ढाल थी। तो ढाल किसकी बनती है बच्चों? कछुए की खाल से। तो वो जो कछुए को मार के बनाते थे कि मरे हुए कछुओं से बनाते थे? मरे हुए कछुए को ले लेते थे। बहुत कछुआ पाला जाता था पहले, और बहुत लंबी उम्र होती है कछुओं की। मरने के बाद वो खोल बेकार हो जाता है, उससे ढाल बना लो। लेकिन उस मार से कछुए का क्या बिगड़ सकता था? वो अपने सख्त खोल में सिमट कर बैठ गया। पहले तो लोग हंसते रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कछुआ तो गीत नहीं गा रहा तो नाराज हो गए और आलसी भाई से अपने पैसे वापस मांगने लगे। वो बोले, यह वह गीत गाने वाला कछुआ नहीं है। आलसी भाई ने कहा, नहीं, ये वही कछुआ है
जो इससे पहले भी तुम लोगों को गाना सुना चुका है। यह कहकर उसने जोर जोर से कछुए को मारना शुरू कर दिया और कहा, गाओ गाओ। जब उसने देखा कि कछुए को मारने से काम नहीं चलेगा तो वो उसकी खुशामद करने लगा। तुमने नाम वो सुना होगा, साम दाम दंड भेद। साम यानी पहले प्यार से, दाम पैसे देकर, दंड डरा धमका कर, भेद यानी कूटनीति से यानी कुटिलता से। गाओ प्यारे कछुए गाओ, ईश्वर के लिए गाओ। तो इसको क्या बोलेंगे, गाओ प्यारे कछुए गाओ, ईश्वर के लिए गाओ। साम बोलेंगे, दाम बोलेंगे, दंड बोलेंगे कि भेद बोलेंगे? सोच सोच के बताओ। हाँ, साम, प्यार से। लेकिन कछुआ खामोश रहा, क्योंकि दंड तो इसने पहले दे लिया। दंड पहले था मारपीट की, उसके बाद ये प्यार पे आ गया। लेकिन कछुआ खामोश रहा। यह देखकर लोगों को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, आओ हम भी इस धोखेबाज को इसी तरह मारें जिस तरह ये कछुए को मार रहा है। यह कहकर उन्होंने आलसी भाई को इतना मारा कि बेहोश हो गया। फिर वो उसे उठाकर शहर के बाहर फेंका। कछुआ वापस उसके घर पे आ गया जहाँ मेहनती भाई और उसकी माँ रहते थे। उसने मेहनती भाई से कहा, तुम्हारे आलसी भाई को लोगों ने बहुत मारा है, अब वह यहाँ कभी नहीं आएगा। मेहनती भाई और माँ को पहले तो बहुत अफसोस हुआ, फिर वो ये सोच के खुश हो गए कि चलो निकम्मे से जान तो छूटी। थोड़ी देर बाद कछुए ने इधर उधर देखा और फिर कहने लगा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? दूसरे कछुए मुझे अच्छा नहीं समझते, क्योंकि मैं आदमियों की तरह बातें करता हूँ और गा सकता हूँ। मैं आप लोगों के पास रहकर अधिक खुश रहूँगा। मैं आप लोगों के लिए पैसे भी कमा सकता हूँ। माँ और बेटे ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम बड़ी खुशी से यहाँ रहो, तुम हमें बहुत अच्छे लगते हो। कछुआ उनके साथ रहने लगा। मेहनती भाई अक्सर कछुए को शहर ले जाता, वहां वह लोगों को गीत गाकर सुनाता। लोग उसके गीत सुनकर मेहनती भाई को बहुत से पैसे देते। इस तरह माँ, उसके मेहनती बेटे और कछुए का बहुत अच्छे से गुजारा होने लगा। तो बच्चों, ये दूसरी कहानी खत्म, और मुझे लगता है 2 ही कहानी हो पाएगी, है ना। बच्चों को नींद भी आ रही है और टाइम भी हमारा खत्म हो रहा है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? व्हाट डू यू थिंक? ओके, अनीश बता रहा है पहले। ओके अनीश बताओ। पहले मैं बता। इस बार अनीश का नंबर ले लेते हैं, फिर परी का, फिर रिद्धि का। हाँ बोलो बेटा। कभी लालची नहीं होना चाहिए। इस कहानी में कौन लालची था? छोटा, अच्छा वो आलसी वाला भाई, ठीक है। हाँ अब बताओ परी। ताऊजी, मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत का फल मीठा होता है, अच्छा। एक बात बताओ परी, उस भाई ने जो मेहनती था, इतनी मेहनत की, फिर भी उसकी लकड़ियां तो नहीं बिकी। तो लकड़ियां नहीं बिकी तो खाना तो नहीं मिल पा रहा था इतनी मेहनत करने के बाद भी। कछुआ तो आ ही गया ना। कछुआ उसकी मेहनत की वजह से आया क्या? गलती की वजह से आया। जस्ट थिंक अबाउट, कौन सी गलती? वो तो खाना खाकर आया उसका। खाना छोड़ के चला जाता था तो नहीं, छोड़ के नहीं जाता था। ध्यान से सुनिए, अगर तुमने कहानी, छोड़ के नहीं जाता था। खाना जहां पे तुम खाते हो कुछ कुछ गिर जाता है वहां पे, छोड़ के नहीं जाता था। ओके ओके, युविका तुम कुछ कहना चाहती हो, बोलो। युविका ने लिखा है लालची नहीं होना चाहिए, दूसरों की कला का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अच्छा, वेरी गुड। हाँ बताओ रिद्धि। अच्छे से काम करना चाहिए, कभी आलस नहीं आना चाहिए। अच्छा, आलस से नहीं होना चाहिए, अच्छा ठीक है। सानवी तुम क्या कहती हो? हाँ सानवी दोबारा बोलो बेटा। हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। जैसे वो मेहनती वाले भाई ने अगर से गलती से थोड़ा दाना गिर जाता था तब वो कछुआ खा लेता था। पर सानवी, उसको तो पता भी नहीं था कि कछुआ खाना खा लेता है, तो उसने तो अगर वो उस टाइम उधर वो खाना नहीं गिरता उससे तो वो खाता नहीं, और खाता नहीं तो उसकी मदद कैसे करता। तो इसलिए मैंने लिखा ऑलवेज बी हेल्पफुल टू एवरीवन। ओके। राघव? लालची नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है बच्चों, जहाँ तक मुझे लगता है इस कहानी में, जिसमें हमने देखा कि 2 भाई थे और एक भाई का व्यवहार अच्छा था,
जबकि दूसरे भाई का व्यवहार बुरा था। तो मुझे ये लगता है बच्चों कि जब हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें भी बदले में अच्छा ही मिलता है, क्योंकि उस मेहनती भाई को पता भी नहीं था कि वो किसी का भला कर रहा है, बस वो तो अपना व्यवहार सबसे अपना मेहनत करता था, तो भगवान देख रहा था उसको, ऐसा बोले हम, और उसको बदले में कछुए ने मदद की। तो जो अच्छा व्यवहार करते हैं उनको बदले में भी अच्छा ही मिलता है। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है ना, अच्छे का मौसा जी, परिणाम अच्छा होता है। हाँ बोलो बेटा। मौसा जी मेरे को भी स्टोरी पता है। ओके, तो युविका जो है वो उसका माइक खराब हो रहा था तो ऑडियो वर्किंग नहीं थी, तो इसलिए युविका ने मैसेज भेजा। ओके, तो बच्चों कल 4:30 पर मिलते हैं हम क्लास में, ठीक है? तो आज मौसा जी, सिर्फ एक दिन के लिए था कहानी का। हाँ बोलो बेटा। अपने टाइम पे मैं सुना सकती हूँ कहानी? अभी तो हम कल क्लास में मिलेंगे। कहानी अपने टाइम पर मतलब कहानी का कहानी का दिन आज था, वो आज वाला दिन खत्म हो गया, नेक्स्ट टाइम हम डिसाइड करेंगे। ओके, सो बच्चों साउथ स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट। हाँ बोलो बेटा परी। अगर मिस्टेक होती है तो उसको सुधारो। हाँ, गलतियों को तो हमें हमेशा सुधारना चाहिए। हाँ बोलो अनीश। बुरा काम का बुरा नतीजा होता है और अच्छे काम का हाँ, अच्छा होता है। बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, एक गाना है बच्चों ऐसा। ठीक है, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।